हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलपीजी के बारे में पढ़ा था, विच इन केस एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने स्टेबलाइजेशन भी पढ़ा था। स्टेबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरलाइजेशन होता है आप चीजों को लिबरलाइज करो, बट दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म। स्टेबलाइजेशन होता है इमीडिएट ट्रीटमेंट करना। इट्स लाइक पेशेंट आईसीयू में होगा, डॉक्टर पहले बीपी कंट्रोल करेगा ना, दैट्स हाउ स्टेबलाइजेशन इज ऑल अबाउट। ठीक है। सो इंडिया की थिंकिंग चेंज हो गई। पहले गवर्नमेंट को लग रहा था कि गवर्नमेंट सब जानती है, गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग। एंड मार्केट को लग रहा था, मार्केट को भी यही लग रहा था। सो गवर्नमेंट पहले फैसिलिटेट, आई मीन कंट्रोलर थी। राइट आफ्टर फ्यू कमिंग दीज रिफॉर्म्स ऑफ 1991, गवर्नमेंट बन गई फैसिलिटेटर रादर देन जस्ट कंट्रोलर। एक कंट्रोलर से हटके गवर्नमेंट बन गई फैसिलिटेटर। अब हम लोग आगे चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दो ऑब्जेक्टिव देखेंगे रिफॉर्म्स के, ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। नाउ दो मेजर ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, आई होप यू गाइस कैन सी two major objectives. Reorientation of economy, let me just mark that out for you. रीओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो ये रीओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमी क्या है? ये रीओरिएंटेशन इकोनॉमी है कि मार्केट इकोनॉमी क्रिएट करो, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करो एंड कंपटीशन को ज्यादा प्रमोट करो। Then we have objective number 2 that talks about macroeconomic stabilization, जिसमें फिस्कल डेफिसिट को कम करो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो एंड बीओपी को इंप्रूव करो। ना व्हाट इज बीओपी? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसको इंप्रूव करो। दीज वर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिफॉर्म्स। अब देखते हैं हम लोग स्टेबलाइजेशन वर्सेस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, स्टेबलाइजेशन मेजर्स शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। आई मीन ये बात करते हैं भाई इमीडिएट इलाज करो, तुरंत इलाज करो, इमीडिएट ट्रीटमेंट। ये बात करते हैं परमानेंट इलाज करो। इमीडिएटली करोगे शॉर्ट टर्म हो जाएगा, तो एक काम करो, परमानेंट इलाज करो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। इसमें हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं और इसमें हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ये है हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इसमें हम लोग फिस्कल डेफिसिट, इसमें स्टेबलाइजेशन में फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम लोग कंपटीशन को इंक्रीज करते हैं। इधर हम बीओपी को इंप्रूव करते हैं, लाइक एडवर्स बीओपी को चेंज करके बीओपी को इंप्रूव करते हैं। यहाँ पे हम लोग मार्केट एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज हटा के। सो दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। सो ये है स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स जो आप सभी के सामने आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं एंड हमारे सामने एक हेडिंग आती है। बच्चों, क्या हेडिंग आती है? मैम, फिस्कल रिफॉर्म्स। तो अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 हो और आप महीने के 80,000 खर्च कर रहे हो, तो क्या होगा? आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, आपको लोन लेना पड़ेगा, आपका डेट बढ़ता जाएगा। राइट, एग्जैक्टली 1991 से इंडिया की भी यही कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी मैम? सेविंग्स खत्म हो रही थी, लोन लेना पड़ रहा था और डेट जो है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। स्टेप 1, फिस्कल डेफिसिट। दोबारा से एक बार याद करते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सबसे पहले लेट्स से गवर्नमेंट की इनकम है, लेट्स से गवर्नमेंट की टोटल इनकम आ जाती है 100 रुपए, जिसमें से टैक्स का रेवेन्यू है 80 और अदर रेवेन्यू है 20। ठीक है। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं 120, एक्सपेंडिचर हो रहे 120। तो डिफरेंस कितना हुआ बच्चों? 20 का डिफरेंस हुआ और ये 20 का डिफरेंस ही आपका फिस्कल डेफिसिट है।
This is in itself your fiscal deficit. This one thing you need to remember. चलिए मैम, ठीक है, तो ये चीज हमें, लेकिन 1991 में प्रॉब्लम सिर्फ फिस्कल डेफिसिट की नहीं थी. नाउ एस्केलेटिंग डेफिसिट लेवल्स की थी. लाइक मतलब डेफिसिट ना हर साल बढ़ता ही जा रहा था. सबसे पहले ईयर 1 में लोन था 10 लाख रुपीस का, ईयर 2 में लोन था 18 लाख रुपीस का, ईयर 3 में लोन हो गया 30 लाख रुपीस का, ईयर 4 में लोन हो गया 50 लाख रुपीस का. अब प्रॉब्लम सिर्फ लोन नहीं थी, इंटरेस्ट भी बढ़ता गया. नाउ फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. अब हम लोग समझेंगे फिस्कल डिसिप्लिन. लेट्स हैव अ लुक एट फिस्कल डिसिप्लिन. तो फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है? इट्स लाइक मतलब आप ना गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को डिसिप्लिन में रखे, जितनी इनकम है उसके हिसाब से खर्च करे. गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर फिस्कल डेफिसिट कम नहीं किए तो लोन बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा एंड इकोनॉमी एक दिन आके कोलैप्स कर सकती है. इसीलिए फिस्कल रिफॉर्म्स लाए गए और मेजर्स टू रिस्टोर फिस्कल डिसिप्लिन अब हम लोग देखने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेजर्स टू रिस्टोर फिस्कल डिसिप्लिन. सबसे पहला हमारे सामने है स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर. अब टैक्स स्ट्रक्चर स्टेबल क्यों होना चाहिए, समझने वाली बात यह है. इट्स लाइक आज टैक्स है 20%, कल टैक्स हो जाता है 35%, इसके बाद परसों टैक्स हो जाता है 12%. तो कंपनीज अपना अपना प्रोडक्शन प्लान कैसे करेंगी, अपना प्रॉफिट प्लान कैसे करेंगी? तो टैक्स रूल्स को ना एक तो सिंपल बनाना बहुत जरूरी है, उसके बाद टैक्स रूल्स को स्टेबल बनाना बहुत जरूरी है, और टैक्स रूल्स को ट्रांसपेरेंट बनाना बहुत जरूरी है. ठीक है. इट्स लाइक तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अब गवर्नमेंट क्लियरली बोल दे कि इनकम टैक्स, देखो भाई साहब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इनकम टैक्स फ्लैट 25% लगेगा, तो तुम इजीली प्लान करोगे. लेकिन कभी 20%, कभी 35%, कभी 12% चेंज होता रहेगा तो तुम्हारी प्लानिंग बिगड़ेगी यार. ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है. ट्रांसपेरेंसी होगी अगर टैक्सेशन सिस्टम में, तो बच्चों क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से एक तो आपका करप्शन कम, दूसरा आपका कंफ्यूजन कम, तीसरा आपका टैक्स कलेक्शन इंप्रूव होगा ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से. तो टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. चलिए आगे चलते हैं. मैम नेक्स्ट वी हैव बेटर टैक्स कंप्लाइंस. कंप्लाइंस क्या होता है? कंप्लाइंस होता है बच्चों रूल्स फॉलो करना. ठीक है. नाउ लेट्स से गवर्नमेंट बोल रही है टैक्स भरो. अब कुछ लोग ऑनेस्टली भर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इनकम हाइड करते हैं. गवर्नमेंट ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव किया, टैक्स रिड्यूशन को टैक्स इवेजन को रिड्यूस किया. किसको इंप्रूव किया? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया और टैक्स इवेजन को रिड्यूस किया. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. देन वी हैव कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम क्यों किया? क्योंकि इनकम कम थी और खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था. तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करना पड़ा ताकि फिस्कल डिसिप्लिन लाया जा सके. ठीक है. अब गवर्नमेंट ने सारे एक्सपेंडिचर्स नहीं काटे, सिर्फ कौन से एक्सपेंडिचर्स काटे? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स. बोले मैम गवर्नमेंट ने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को काट दिया. चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा करे गवर्नमेंट. ठीक है. कुछ तो अच्छा नहीं, काफी चीजें अच्छी हो रही है. आगे चलते हैं बच्चों. सब्सिडी रिडक्शन. नाउ क्वेश्चन ये है कि सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट खुद पे करती है. इट्स लाइक दैट. ठीक है. जैसे सिलेंडर की कॉस्ट आ रही है, सिलेंडर की कॉस्ट 1200 रुपए, कंज्यूमर इसमें से पे करता है 700 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट पे करती है 500 रुपए. तो कॉस्ट है 1200, कंज्यूमर पे कर रहा 700, गवर्नमेंट पे कर रही 500. तो ये होती है सब्सिडी. अब गवर्नमेंट हर चीज पे सब्सिडी देगी तो गवर्नमेंट का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा. गवर्नमेंट ने बोला सब्सिडी सिर्फ जेन्युइनली नीडी लोगों को मिलेगी. किस किस को मिलेगी? सिर्फ डिजर्विंग
नीडी एंड जो इनएफिशिएंट चीजें हैं वहां से सब्सिडी हटाओ यार। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बच्चों टारगेटिंग सब्सिडी। टारगेटिंग सब्सिडी। आगे चलते हैं हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट की तरफ। चलिए, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों? गवर्नमेंट अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दे। अरे वाह, गवर्नमेंट ने सेल कर दिए क्या? कंपनी के, अपनी कंपनी के शेयर्स। इसलिए गवर्नमेंट पहले 100% ऑफ एयर इंडिया ओन करती थी, गवर्नमेंट ने 30% शेयर्स बेच दिए, अब ओनरशिप 70% है। इसी को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट को पैसा मिलता है बच्चों, इससे बर्डन कम हो जाता है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो गवर्नमेंट की ओनरशिप कम हो गई, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल भी हो सकता है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेक गाइस, सॉरी माय बैड। सो डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के बारे में देखते हैं। लाइक प्राइवेटाइजेशन। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट में ना क्या होता है, गवर्नमेंट की ओनरशिप कम हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल स्टिल रहता है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ही चला जाता है, प्राइवेट सेक्टर बिकम्स दी ओनर। तो एक बार इस बारे में हम लोग देख लेते हैं। होल्ड ऑन अ सेक। एक होता है प्राइवेटाइजेशन, और एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। राइट? प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट का कंट्रोल ही चला गया, प्राइवेट सेक्टर ओनर बन गई। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की ओनरशिप कम हो गई, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल स्टिल है। सो वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट, एंड देन वी हैव प्राइवेटाइजेशन। तो डिसइन्वेस्टमेंट है लाइक गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए, प्राइवेटाइजेशन है कि कंपनी ही छोड़ दी। नेक्स्ट वी हैव एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। सो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लाइक मेट्रो, रोड्स, एयरपोर्ट्स, पावर जनरेशन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ करो इसमें, ताकि गवर्नमेंट का ना बर्डन कम हो जाए। चलिए, इसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलेंगे, हिस्टोरिक एग्रीमेंट विद आरबीआई। चलिए, एक चीज देखते हैं कि एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट का आरबीआई के साथ में। लाइक गवर्नमेंट पहले पैसा अरेंज करती थी कभी कभी, तो आरबीआई से डायरेक्टली मनी क्रिएट करवा लेती थी। जब गवर्नमेंट को पैसा अरेंज करना होता था कभी कभी, तो आरबीआई से डायरेक्टली मनी क्रिएट करवा लेती थी। सपोज गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है थोड़े यार नोट प्रिंट कर दे भाई, इजी सोल्यूशन। लेकिन इससे क्या होगा बेटा, जितने ज्यादा नोट प्रिंट होंगे, जितने ज्यादा आपके नोट प्रिंट होंगे, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। राइट? जैसे सिंपल सी चीज है, किसी जगह पे 100 चॉकलेट्स हैं और 100 रुपए हैं, एक चॉकलेट 1 रुपए की है। अब गवर्नमेंट ने 200 रुपए प्रिंट कर दिए, चॉकलेट अभी भी 100 ही है, तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए ये 1994 वाला बच्चों एग्रीमेंट आया। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नोट छापना, नोट प्रिंट करना नहीं है। तो फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब इसके आउटकम्स क्या निकले? इसके आउटकम्स निकले बच्चों, हायर रेवेन्यू, बेटर टैक्स कलेक्शन, लोअर फिस्कल डेफिसिट, इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप कम, लेस बोरोइंग, लोन कम लेना पड़ेगा तो इंटरेस्ट बर्डन कम, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर सोचेंगे गवर्नमेंट फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सो ये सारी चीजें बच्चों फिस्कल डिसिप्लिन में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो हेयर वी आर डन विद दिस पेज। थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम लोग। चलिए, अब देखो, हमारे सामने आते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है मैम? चलिए, तो जरा सोचो, आपकी बॉडी के पास एक बहुत हेल्दी हार्ट है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक है, तो बॉडी फंक्शन प्रॉपरली चल कर पाएगी क्या? नो। इट्स लाइक एग्जैक्टली इन एन इकोनॉमी, बैंक्स ना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। मनी एक ब्लड की तरह है, मनी एक ब्लड है। बैंक्स जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, और आरबीआई
हार्ट है। सो अगर मनी का फ्लो प्रॉपरली नहीं हुआ ना, तो बिजनेसेस को लोन नहीं मिलेगा, लोग इन्वेस्ट पीपल इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, फैक्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाएंगी, इकोनॉमीज वीक बन जाएंगी। तो 1991 तक एग्जैक्टली इंडिया में यही प्रॉब्लम थी। सो इसीलिए यू नो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की जरूरत थी। लाइक गवर्नमेंट के पास ह्यूज 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 एनपीएस थे, बर्डन था, बर्डन ऑफ एनपीएस। एनपीए क्या होता है? इट्स लाइक बैंक ने 10 लाख लोन दिया मिस्टर ए को, तो लोन वापस आना चाहिए, लेकिन मिस्टर ए ने पे करना ही बंद कर दिया। 1 साल पे किया, 2 साल पे किया, 3 साल पे किया, उसके बाद मनी वहीं स्टक हो गया। तो दिस लोन बिकम्स एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम टू क्या है बच्चों? प्रॉब्लम टू है इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करने। इंटरेस्ट रेट्स वर कंट्रोल। लाइक गवर्नमेंट लोगों को बैंक्स को बोला करती थी लोन 12% पे ही देना, डिपॉजिट 8% पे ही लेना। तो बैंक्स के पास कोई फ्रीडम ही नहीं थी यार। प्रॉब्लम नंबर थ्री थी कंपटीशन। ये रहा, कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता था। सिर्फ कुछ ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे ही नहीं, ऑलमोस्ट एब्सेंट। ठीक है। जैसे जयपुर के पास सिर्फ एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, तो क्या टीचिंग इंप्रूव होगी? नहीं होगी। ठीक है। चलते हैं बच्चों आगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी रिफॉर्म्स की तरफ। देखो गवर्नमेंट को क्या चाहिए था? गवर्नमेंट को अब जो चीजें चाहिए थी वो थी ये। पहली चीज, एफिशिएंट बैंकिंग। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? बोले मैम गवर्नमेंट को चाहिए अब एफिशिएंट बैंकिंग और ट्रांसपेरेंट बैंकिंग। और क्या चाहिए गवर्नमेंट को? कंपेटिटिव बैंकिंग। और क्या चाहिए गवर्नमेंट को? स्ट्रॉन्ग बैंकिंग। ये चारों चीजें अब गवर्नमेंट को चाहिए। तो एक एक करके हम लोग रिफॉर्म्स देखने वाले हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन से। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लोन इंटरेस्ट, डिपॉजिट इंटरेस्ट, सब कुछ हम लोग कम कर देंगे। लाइक बैंक्स खुद से डिसाइड करें, लिबरलाइजेशन। इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन आपका, इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन, इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट, बैंक को खुद डिसाइड करने दो यार। खुद डिसाइड करने दो कि डिमांड, सप्लाई, रिस्क, कंपटीशन, ये सब चीजें बैंक को खुद डिसाइड करने दो। रिफॉर्म नंबर टू है ओपनिंग ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ये रिवोल्यूशनरी था। गवर्नमेंट ने अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ताकि कंपटीशन बढ़े। राइट। इसके बाद बेटा फॉरेन बैंक्स भी एंटर हो गए, जैसे कि सिटी बैंक, जैसे कि एचएसबीसी बैंक, जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो इंडियन बैंक्स को सडनली कंपटीशन फेस करना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं, रिडक्शन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो गवर्नमेंट ने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी कम कर दिए। जो हम लोगों ने पहले सीआरआर और एसएलआर पढ़ा था, तो सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर होता है कैश विद आरबीआई, एसएलआर होता है बैंक्स के पास ही रहे कुछ रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड एंड कैश। ठीक है। चलिए इसके बाद सीआरआर और एसएलआर बहुत हाई थे। तो बैंक जैसे, आप ये देखो बैंक के पास अगर डिपॉजिट आया 100 रुपए का, ठीक है, तो उसमें सीआरआर है 15 रुपए और एसएलआर है 38 रुपीज। टोटल मिला के कितना हुआ? आई गेस टोटल मिला के ये हुआ 53। तो 100 पूरा डिपॉजिट है, 53 तो रिजर्व्स हो गए। अब कितना बचा लोन देने के लिए बैंक्स के पास? सिर्फ 47 रुपीज। तो गवर्नमेंट ने इनको रिड्यूस करना चालू किया, एसएलआर को रिड्यूस किया, सीआरआर को रिड्यूस किया, रिजर्व्स कम हो गए, तो बैंक्स के पास अब ज्यादा पैसे हैं लोन देने के लिए। फिर उसके बाद है बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी। बैंक्स को अगर ब्रांच ओपन करनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइक ब्रांच शिफ्ट करनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्रांच क्लोज करनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम ले लो यार, फ्रीडम ले लो। ठीक है। ये बोल दिया गया। इसके बाद है बच्चों रिफॉर्म नंबर 5, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है? सबसे पहले प्रूडेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रूडेंशियल वर्ड का मतलब होता है सेफ। सेफ। ठीक है। तो सेफ, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि बैंक्स को अपनी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करनी चाहिए।
ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, नो हाइडिंग बैड लोन्स, राइट? बैंक के पास पहले 500 करोड़ के बैड लोन्स, बट एवरीथिंग इज फाइन, इन्वेस्टर बिलीव कर रहे हैं, रियलिटी कुछ और ही है। बैंक दिखा रहा है कि हमारे पास 500 करोड़ के बैड लोन्स है, बट लाइक बैंक के पास एक्चुअली 500 करोड़ के लोन बैड लोन्स है, पर बैंक वो दिखा नहीं रहा। माय बैड, बैंक के पास एक्चुअली 500 करोड़ के बैड लोन्स है, बट बैंक वो दिखा नहीं रहा। बैंक दिखा रहा है सब कुछ बढ़िया है, इन्वेस्टर्स बिलीव कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। बेटा ये स्टैंडर्ड एसेट होते हैं जिसमें आपने पैसा लोन पे दिया है। एंड होल्ड ऑन अ सेक गाइस, थोड़ी सी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लाइट कम है, आप लोगों को मैं अच्छे से नहीं दिख रही होंगी। अब देखिए लाइट मैंने इंप्रूव कर दी, आई होप अब मैं आपको अच्छे से दिखूं। चलिए ठीक है, ओके। तो स्टैंडर्ड एसेट होता है बच्चों एक सिंपल सी चीज कि बैंक्स ने जो लोन दिया, उन पर्टिकुलर लोन्स पे बैंक्स को पेमेंट आराम से मिल रहा है, आराम से। सब स्टैंडर्ड होते हैं, 3 महीने हो गए, 3 महीने मतलब 1 महीना हो गया, 31 to 90 डेज हो गए, 60 डेज हो गए, ऐसा नहीं मिल रहा है। डाउटफुल होता है, 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। लॉस होता है भाई, कोई चांस ही नहीं है कि मिल जाए, कोई चांस ही नहीं है, राइट? तो रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट हर एक लोन को क्लासिफाई करो। कैसे क्लासिफाई करोगे? इस तरीके से क्लासिफाई करोगे इनटू स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। अब सब स्टैंडर्ड में क्या हो रहा है बेटा? सबसे पहले स्टैंडर्ड वो कि लोन को हेल्दीली, आई मीन टाइमली रिपे किया जा रहा है, लोन हेल्दी है। सब स्टैंडर्ड क्या है? सब स्टैंडर्ड होता है पेमेंट्स को डिले किया जा रहा है, कुछ रिस्क है। डाउटफुल होता है बहुत हाई चांस है कि लोन डूबेगा, पैसा वापस नहीं आएगा। और लॉस एसेट होता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिकवर द लोन। इस तरीके से रियलिटी दिखाओ इन्वेस्टर्स को, ये बात बोली। तो अब हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म्स देखते हैं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में गवर्नमेंट को चाहिए था एक एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम ताकि मनी क्विकली मूव हो सके, ट्रांसपेरेंसी, ट्रू इंफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी, बैंक्स फेल ना हो, सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि हेल्दी बैंकिंग होगी तो हेल्दी इकोनॉमी होगी। इसका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। इसका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट आता है बेटर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। लाइक फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन यानी कि बैंक एक मिडलमैन की तरह काम करे, जैसे कि सेवर है जो पैसा बचा रहा है, और एक बोरोअर है जिसको पैसा चाहिए लोन पे। बीच में बैंक आ जाए इंटरमीडियरी बन के, सेवर से पैसा ले ले और बोरोअर को पैसा दे दे। ठीक है, दैट्स ऑल वी हैव। फिर लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि कंपटीशन ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट कम से कम होगा, इंटरेस्ट एफिशिएंट होता जाएगा। बेटर एसेट क्वालिटी, बैड लोन्स कम से कम होने चाहिए। ठीक है, कंपटीशन, ग्रेटर कंपटीशन, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स compete करें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन सेक्टर बैंक्स, सब आपस में compete करें, सब compete करें। फिर इसके बाद है हमारी स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम, यानी कि हेल्दी बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव बच्चों। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर द बैकबोन ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आई मीन इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अलग अलग वीडियोस में मिला करेंगे, एंड हम सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे। मैं भी पढ़ाई करूंगी, आप लोग भी मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे। चलिए बच्चों, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू गाइज ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, एंड ऑफ कोर्स तंग करना बंद करें, अपने पेरेंट्स को भी, अपने टीचर्स को भी। यही मैं अपने वीडियो की एंडिंग में कहती हूँ, क्योंकि तुम बच्चे बहुत शैतान हो। शैतानी करनी बंद करें बच्चों, एंड सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।